स्वामी आज्ञाहीनम। अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक होकर गहरी अजदहा में जब हमला किया नाज़रीन, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में थिएटर की दुनिया में एक सुकूत तारी हो गया था। इस सुकूत को कुछ हद तक इप्टा और पृथ्वी थिएटर ने तोड़ा। इसके अलावा शुमाली हिंदुस्तान में और कोई ऐसा ग्रुप या तंजीम नज़र नहीं आ रही थी जो इस कारवां को आगे बढ़ाए। ऐसे में कुछ तालीमी इदारों ने इस जानिब कदम बढ़ाया। दिल्ली में तो फिर भी 50 की दहाई में संगीत नाटक अकादमी और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे मकाम को ये मयस्सर न था। ऐसे में अमेचर ड्रामा ग्रुप ने मोर्चा संभाला। इन ग्रुप्स में अव्वल तो गैर मुल्की ड्रामों के तर्जुमे पेश किए गए। इसके बाद उर्दू में तबाजात ड्रामों को भी पेश किया गया। आजादी के बाद खेले जाने वाले ड्रामों को देखने से मालूम होता है कि 60 की दहाई में हिंदुस्तान में गैर ममालिक से कई तर्ज के थिएटर आए। उनमें ब्रेख्त के अपेक्स थिएटर और बैकेट के एब्सर्ड थिएटर, जिसे उर्दू में लायानी ड्रामे का नाम दिया गया, ने ज्यादा मुतासिर किया। हिंदुस्तान की दूसरी तरक्की याफ्ता जुबानों की तरह उर्दू में भी ये तजुर्बा बड़े पैमाने पर किया गया। हबीब तनवीर ने ब्रेख्त को अपनाते हुए आगरा बाजार लिखा, तो जाहिदा जैदी और दूसरे बहुत से ड्रामा निगारों ने नए ड्रामे तख्लीक किए। ख्वाजा अहमद अब्बास, भीष्म साहनी, राजेंद्र सिंह बेदी, उपेंद्र नाथ अश्क, शीला भाटिया, J.N. कौशल, इस्मत चुगताई और उन जैसे दूसरे बहुत से ड्रामा निगारों के ड्रामे अवाम के दरमियान पेश होकर उनके जहन को झंझोड़ने के साथ साथ उनके जहन में महफूज भी हो रहे थे। जब मैंने इस्मत आपा की ये 3 कहानियां करने का फैसला किया तो रत्ना तक, जो मेरे हर कोशिश को सपोर्ट करती है, उस तक ने कहा कि मत करो, कोई नहीं आएगा देखने। तो मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है इस बात की, मैं ये करना चाहता हूँ। और 13 साल हो गए हैं आज। मेरे ख्याल से 300 परफॉर्मेंसेस हम कर चुके हैं उसके, न सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, जर्मनी में भी, हॉलैंड में भी, जहाँ कोई एक ज़बान, एक लफ्ज़ उर्दू की नहीं समझता। सब टाइटल्स के साथ किए हमने, और हमारा सबसे कामयाब प्रोडक्शन रहा है। लागत सबसे कम लगी है और उसकी वजह से हमारा थिएटर ज़िंदा रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस्मत आपा की दुआएं हैं हमारे साथ। वही ऑडियंस है जो हमारे शेक्सपियर के नाटक या सैमुअल बेकेट के नाटक या बर्नार्ड शॉ के नाटक या चेकॉफ के नाटक देखने आती है। कॉलेज गोइंग ऑडियंस, हमें बड़ी खुशी है इस बात की। मुझे ऐसा लगा था कि शायद 5-10 परफॉर्मेंसेस हो जाएंगे इसके, क्योंकि उर्दू समझने वाले हैं कितने। लेकिन मैं इसको बदलना नहीं चाहता। जिस ज़बान में इस्मत आपा ने लिखी है वही ज़बान हम बोलेंगे। और देख लीजिए 300 शो हो चुके हैं, अभी भी डिमांड है उसका। ये पेश किए गए अक्सर ड्रामे फन के लिहाज से बहुत मेयारी नहीं थे। अक्सर ड्रामा निगारों ने सिर्फ तजुर्बा करने के लिए लिख तो लिया, लेकिन इसकी पेशकश बहुत कमज़ोर रही। हमारे ज़्यादातर ड्रामा निगार थिएटर में हो रहे तजुर्बात से नावाकिफ़ रहे। यही वजह है कि इन ड्रामों में तजुर्बात कम ही दिखते हैं। हालांकि एपिक थिएटर और लायानी थिएटर का दौर कमोबेश 80 तक खूब चला। इसके बाद इसकी रौनक मान पड़ने लगी। ब्रेख्त का एपिक थिएटर तो कई सतह पर तजुर्बाती साबित हुआ, और चूंकि ये अवाम से बराह रास्त जुड़ा था इसलिए ये चल पड़ा। लेकिन लायानी थिएटर आगे नहीं बढ़ा। 1980 के बाद ड्रामा निगारों और ड्रामों पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि उस दौर में ड्रामे ने नई करवट ली
اور کئی ایسے ڈرامہ نگار ابھر کر منظر عام پر آئے جن کا نام نہ صرف اردو ڈرامہ بلکہ ہندوستان کے نمائندہ ڈرامہ نگاروں میں شمار ہونے لگا۔ اس میں ساگر سرحدی، جاوید صدیقی، نادرہ ظہیر، کمال احمد، ظہیر انور، ریوتی شرن شرما، جین کوشل وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ 80 کی دہائی اسٹیج کی دنیا میں انقلاب کا زمانہ ہے۔ اب اسٹیج کے لیے طرح طرح کی لائٹیں آ گئیں، روشنی کے استعمال میں نئی جہات سامنے آئیں۔ اب اسٹیج پر بڑے بڑے سیٹ کھڑے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یعنی علامتی اسٹیج کا استعمال زیادہ بہتر طور پر کیا جانے لگا۔ اس طرح ڈرامے کا پروڈکشن کاسٹ پہلے کی بنسبت کم ہونے لگا۔ اس زمانے میں بہت سے ڈرامہ گروپ منظر عام پر آئے۔ ہمارے دیش بہت عظیم ہے، ان کی بھلائی کے خاطر ہمیں لڑنا ہے، ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ اسی زمانے میں سب سے زیادہ تعداد میں ڈرامے پیش کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تجربات بھی خوب ہوئے اور معیاری ڈرامے بھی منظر عام پر آئے۔ دل کا کیا رنگ کروں، خونے جگر ہونے تک۔ کیوں؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ زیادہ ورزش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ ایسا کیا کیا ہے؟ یہ لمبا چوڑا دسترخوان تمہارے آرام کا ثبوت ہے نا۔ 2 دن پہلے ہی غسل صحت کیا ہے، اگر پھر طبیعت ناساز ہو گئی تو؟ یقین جانو شیری، مجھے ذرا بھی تھکان نہیں لگ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ تو کیا کر سکتی؟ جھوٹی کا سمجھ تھا، وہ شام بس دیوانے غالب کی ہی کاپی نگاری کرتی رہتی ہو۔ کہاں؟ ہر بار یہ عہد کرتی ہوں کہ آج ایک جز پورا کرنا ہی ہے، پر جب لکھنے بیٹھتی ہوں تو ہر بار کوئی نہ کوئی ایسا شعر آ جاتا ہے جس میں خود کو ہی برعکس پاتی۔ کبھی اس سائنائے الفاظ میں وہ شکنے زلف عنبری سلجھاتے ہیں تو کبھی چشمے سرما سا کے طلبگار ہوتے، گاہ تیرے نیم کش کا شکوہ کرتے ہیں تو گاہ انگشت ہلائی کا تصور۔ گویا یہ احساس شاعر نہیں، میری اپنی زندگی کی بھی جیتی جاگتی خطرن ہے۔ کیوں جناب؟ لوگوں کی ادبی اور ذاتی زندگی میں اتنا گھوٹالا کیوں ہوتا ہے؟ ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں بندگی میں بھی وہ آزاد و خودی ہے کہ ہم الٹے پھرائے در کعبہ، اگر وہاں نہ ہوا تب پھر یہ دستک پہ دستک، دستک پہ دستک، دستک پہ بلا شک لوٹ جاتا اگر دروازہ کسی اور کا، پھر ملاقات، منت و خوشامد اور قلم نوازی، حکام کے واسطے عرضیاں اور دولت مند کی نظروں میں قصیدے۔ تو امام ضامن علیہ السلام کا یہ جو روپیہ ہے نا، میں اپنے ہاتھ سے ہی کھولوں گی۔ شکریہ۔ کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ ہاں ملیں گے، ضرور ملیں گے۔ کہاں کا شاعر، کیسا شاعر؟ قید حیات ایک اس طرح کی اسکرپٹ ہے جسے ہر کوئی کرنے میں تھوڑا جھجکتا ہے، کیونکہ اس کی جو بناوٹ ہے، جس طریقے سے انہوں نے اس کے سین کو، پلاٹس کو، ڈائلاگس کو فریم کیا ہے، وہ آج کل کمی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کئی ہیں، لیکن یہ ناٹک اپنے آپ میں ایک کالجئی ہے، کلاسک ہے، اور ایک ایسے فنکار، ایک ایسے اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی کے ارد گرد گھومتا ہے، جو کبھی بھی میرے خیال سے ڈیڈ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ریلیونٹ ہیں۔ ان کی پوئٹری، ان کے کلام اس طرح سے انہوں نے لکھے ہیں کہ ہر موضوع پر وہ ٹھیک بیٹھتے ہیں، اس لیے جب تک ان کے کلام ہے تب تک یہ ناٹک زندہ رہے گا اور ہوتا رہے گا۔ اردو کا جس طرح سے ایک ثقیل اور خوبصورت استعمال لیکھک ناٹککار سریندر ورما جی نے کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں خود حیران تھی کہ مطلب اس طرح کا ناٹک انہوں نے لکھا
اور اپنے طرح کا ایک یونیک پریوگ تھا، ایک یونیک ایکسپیریمنٹ تھا، اور جو کہ بہت کامیاب ہے. کاش کس طرح کے ناٹک اور لکھے جائیں اور اس طرح کے ناٹک اور اسٹیج پہ پرستت کیے جائیں. اردو کے لیے تو یہ ایک بھلائی ہوگی ہی، ساتھ میں ہندوستان میں گنگا جمنی جو تہذیب ہے اس کے فروغ کے لیے بھی یہ ایک اہم قدم ہوگا. کیسے بتلاؤں کہ تم میرے واسطے کیا بن گئے ہو؟ حلاوت کے ایسے گھونٹ میرے خشک ہونٹوں نے کبھی نہیں بھرے تھے، کبھی نہیں جانا تھا. اسی زمانے میں اردو ڈرامے کی تنقید پر بھی کام ہوا. یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کو ڈرامہ نگار کہلانے کا شوق پیدا ہوا. اس شوق میں لوگ ڈرامے تو لکھنے لگے لیکن اسٹیج سے دور ہی رہے. 90 کی دہائی میں ہندوستان میں عالمکاری کا سلسلہ شروع ہوا. بازار نے ہر میدان میں اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے. اچانک پیسوں کی بہتات ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے گروپ کے پاس گویا سہولیت چل کر آنے لگی. اس میں میچور کیا اممیچور کیا سب بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے. یہی وجہ ہے کہ اب ڈرامے خاصی تعداد میں پیش ہونے لگے، لیکن اس کا معیار نہ صرف گرتا نظر آیا بلکہ ڈرامے سے کنٹینٹ غائب سا دکھائی دینے لگا. تجربے کے نام پر کچھ بھی کیا جانے لگا. روشنی، لباس، میک اپ اور دوسرے لوازمات پر توجہ دی جانے لگی. اگر کام نہیں ہوتا تو اداکار اور ڈرامے کے کنٹینٹ پر. یہی وہ زمانہ ہے جب فلموں کا اثر تھیٹر پر ہونے لگا. ہم سب جانتے ہیں کہ فلموں کے ابتدائی زمانے میں تھیٹر کا اثر فلموں پر تھا، لہذا تھیٹر میں وہ تمام عناصر داخل ہو گئے جو فلموں کو مقبول بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہیں. ماڈرن اردو تھیٹر میں شروعات تو آغا حشر کشمیری سے ہوتی ہے، اور آغا حشر کشمیری کو اگر آپ ایک طرح سے دیکھیں تو ہندی سنیما کی ڈی این اے میں بھی آغا حشر کشمیری آپ کو ملیں گے، اور پارسی تھیٹر ملے گا اور اردو زبان ملے گی. آج جو بات ہوتی ہے کہ سنیما نے اردو کو زندہ رکھا، وہ اس لیے زندہ رکھا کہ اس کے ڈی این اے میں ہے. اس سے آپ نکال نہیں سکتے اردو کو، آپ اس کی جینز میں رہے. تو وہ جینز ہندی فلم کی نہیں بدل سکتی، بیکاز اس کا نام بے شک آپ جو دے دیں، ہندی دے دیں، سینسر سرٹیفکیٹ آپ کا ہندی میں ہو، لیکن اردو اس میں شامل ہے کیونکہ وہ اس کے ایکسپریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. گانوں میں، ڈائلاگز میں، انداز بیاں میں، پورا جو ایک سوچ ہے وہ اس تہذیب سے جڑی ہے جس سے اردو پیدا ہوئی. اینڈ اردو از واٹ؟ اردو ہے تو لشکری زبان، ہماری عام آدمی کی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے جو زبان تیار ہوئی تھی وہ اردو تھی. دیکھ جا کے باہر مینیجر سے 30,000 روپے لے لے. باہر سے کیوں؟ میں تو تجھ سے ہی لوں گا. باہر مینیجر کے پاس ہے، وہاں سے جا کے لے. میں تجھ سے لوں گا. ہاں یہ پکڑ، چیک پکڑ، اور یہاں سے جلدی سے دفع ہو جاؤ. کہاں جاؤ؟ جہاں جانا جا، بھاڑ میں جا. اچھا جاتا ہوں لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ شکل ضرور دکھاؤں گا. ابے ہفتے میں کیا، سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں. اچھا بابا سلام لے. سلام. دور دفان ہونا فرجان. سلام بیٹا گنگا رام. ابے جا. خطرناک آدمی کبھی نہ کبھی مجھے ضرور لٹکوا دے گا. جب میں مفلس تھا تو امیر زادوں کی حالت پہ رش کرتا تھا. آج امیر ہوں مگر فقیر سے بھی بدتر. کس قدر نظارہ دنیا بھی عبرتناک ہے. ہر بشر کو دولت و جاہو حشم کی طاق ہے. وہ سمجھتا ہے جسے احساس ہے، ادراک ہے. چین جب حاصل نہیں دل کو تو دولت خاک ہے. یہ مسجد ہے غریب پرور. کبھی رہی ہوگی مسجد، اب تو یہاں چمگادڑیں اذان دیتی ہیں اور ابابیلیں نماز ادا کرتی ہیں. اللہ کبھی کی دی ہوئی اذانوں کی صدا آج بھی یہاں گونجتی ہے. یہاں رہ کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے، روح کو تسکین ہوتی ہے. بابا مسجد اللہ کے گھر کو کہتے ہیں، اسے ویرانہ کہیں تو بہتر ہوگا. اللہ یہ مسجد اللہ کا گھر تھا، اس کی شان کا مظہر سب سے یادگار باقی ہے. تو کیا کرو یہاں پہ روزہ نماز؟ تم تو اونگتے رہتے ہو. اللہ اذان کی آوازیں سن کر
लब्बैक कहने वाले ही बाकी न रहे। तो इसमें हम क्या करें? वो आप क्या करेंगे? खुदा का खौफ खाइए और ऐसी बातें ना कीजिए। तमाम यहाँ बात बात पर आप मेज पर खड़े हो जाते हैं। हम तो बस इतना कह रहे थे कि खुदा का खौफ खाइए, आप तो लगे बजा फरमाने। मियाँ, अल्लाह ने अपने बंदे को फेल पर अख्तियार दिया है, निपट लेंगे अपनी अपनी आखिरत में। आप कौन होते हैं नसीहत और फजीहत करने वाले? और हाँ, जुलाहे का गुस्सा और दाढ़ी पे उतारा जा रहा है। हम ही मिले थे आपको बीवी का नजला उतारने के लिए। बीवी का नजर क्या मायने? आप आए होंगे बीवी से लड़के। सुबह से तो आप लड़ रहे हैं। मौजूदा दौर में उर्दू थिएटर खासी तादाद में खेले जा रहे हैं, लेकिन इन्हें एक बड़े मसले का सामना करना पड़ रहा है, और वो मसला है नाज़रीन का। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ड्रामे मुसलसल पेश किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नाज़रीन वही मिलते हैं जो आम थिएटर में दिखते हैं। यानी थिएटर उर्दू का हो या हिंदी का या फिर किसी भी इलाकाई ज़बान का, नाज़रीन वही होंगे जिनमें उर्दू के नाज़रीन नहीं मिलेंगे। ऐसे में उर्दू ड्रामे खेले जाने वाले फ़नकारों का हौसला टूटता है, उनको तवानाई नहीं मिलती। इसके बावजूद मौजूदा दौर में बहुत से उर्दू ड्रामा निगार न सिर्फ खेले जाने वाले ड्रामे लिख रहे हैं, बल्कि वो स्टेज भी हो रहे हैं। शाहिद अनवर, अनीस आज़मी, असलम परवेज़, अज़हर आलम, एम सईद आलम, नादिरा ज़हीर, सलीम आरिफ वगैरह मुसलसल उर्दू ड्रामे के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं और अमली तौर पर सरगर्म हैं। तंज और मिज़ाह ने अदब में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जो बात सीधे तरीके से कहने में बहुत असर नहीं करती, तंज और मिज़ाह के पैराए में ज़्यादा मुतासिर कुन होती है। ड्रामे में भी इससे बढ़ चढ़कर काम लिए गए हैं। इसके बाद तराजिम पर मुश्तमिल तंजिया और मिज़ाहिया थिएटर ने हिंदुस्तान में जदीद थिएटर की बुनियाद को मजबूत किया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उर्दू ज़बान के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत, बड़ी बेहतरीन ज़बान है। और मेरा मानना यह है कि जितने एक्सप्रेशंस उर्दू ज़बान में हैं शायद ही किसी और लैंग्वेज में होंगे, कि हर चीज़ की बारीकी का एक लफ्ज़ है उसमें। तो इट्स अ वेरी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक और अच्छा उर्दू प्ले करूँ, ताकि इस ज़बान को हम लोग अलाइव रखें, ज़िंदा रखें। बिकॉज़ आज के ज़माने में तो आप देख रहे हैं जिन जो हालात चल रहे हैं, ज़बान की कोई मतलब नोबडी गिव्स एनीथिंग फॉर द लैंग्वेज। ज़बान की कोई कदर नहीं करता, ज़बान की कोई इज़्ज़त नहीं करता, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान के लिए हम सबको एक एफ़र्ट करना चाहिए और इस ज़बान को ज़िंदा रखना चाहिए। जदीद ड्रामे ने हिंदुस्तानी ड्रामे को एक जानिब आगे बढ़ाया तो दूसरी जानिब आवाम के जहन को तब्दील किया। पहले थिएटर में नाजरीन ड्रामा देखने आया करते थे। खालिस तफरीह की गरज से तैयार किए गए ड्रामे की बहुतात ने थिएटर को मीटिंग के मरकज़ में तब्दील कर दिया। ऐसा नहीं है कि पहले मज़ाहिया ड्रामे नहीं खेले जाते थे। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मज़ाहिया ड्रामे खूब खेले गए, यहाँ तक कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी मुसलसल खेले जाते थे। लेकिन उन ड्रामों में तफरीह के बजाय तंज का उन्सुर गालिब रहता था, और बाज़ औक़ात मज़ाहिया ड्रामे देखते हुए नाजरीन की आंखें गीली हो जाती थी, और जब वो थिएटर से बाहर निकलते थे तो कुछ सबक लेकर लौटते थे कि ये नहीं करना है। उर्दू के स्टेज शुदा ड्रामे की फहरिस्त देखने से अंदाजा होता है कि इसे खेलने वाले हिदायतकारों और फनकारों में 90% ऐसे हैं जो उर्दू रस्म ख़त नहीं जानते या उर्दू नहीं जानते। इसके बावजूद उर्दू ड्रामे मुसलसल पेश करते हैं। कहानियों और नॉवेलों को स्टेज पर पेश करने वाले भी उर्दू ना जानने वाले ही होते हैं। पिछले दिनों जो बेहतरीन उर्दू ड्रामे स्टेज हुए, उनमें उर्दू रस्म ख़त जानने वाले के साथ साथ उर्दू रस्म ख़त ना जानने वाले ड्रामा निगार भी शामिल हैं।
हम एक ग्रुप चला रहे थे, उसमें जितने शोज़ जहाँ से मिल जाना संभव था तो सारी टीम को जोड़े रखना। देखिए ना, उर्दू हिंदी ही की बात क्या करें, थिएटर के लिए एक्टर का जुटे रहना, थिएटर में एक्टर के लिए रोटी पानी का इंतज़ाम होना इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे समाज में मुश्किल है। थोड़ा बहुत जो बंगला, मराठी या कन्नड़ वगैरह में हो भी जाता है तो भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वे लोग टीवी और सिनेमा पर डिपेंड कर रहे हैं और हम लोग इस तरफ कोई कदम नहीं उठा रहे। और बड़ी शर्म की बात है कि उर्दू जैसी ज़बान में, जिसने हमें एक नई पहचान दी थी ड्रामे के लिए और अपने अदब और तमद्दुन के लिए, वो उसमें तो बिल्कुल ही जगह ही नहीं है। क्या करें? मेरा कहना यह है, क्योंकि इस्मत आपा ने खुद कुछ अंग्रेज़ी के लफ्ज़ जो कॉमन प्लेस हैं हमारी ज़बान में, कुछ हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जैसे विवाह, जैसे कि एडजस्ट, जैसे कि कंप्लेन, इस तरह के लफ्ज़ जो हर एक समझता है। तो उन्हें कहीं इस बात की स्नॉबिशनेस नहीं थी कि मैं बड़ी खालिस ज़बान लिख रही हूँ और यही ज़बान सही है। उन्हें उस ज़बान से वाक़फ़ियत थी और रवानी थी लिखने में और बोलने में, इसलिए वो इस ज़बान को इस्तेमाल करती थी। और मैं बार बार एम्फसाइज़ करता हूँ इस बात को कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है, उर्दू नहीं है, ना हिंदी है, क्योंकि इन दोनों ज़बान का मिश्रण ही आइडियल है मेरे ख़्याल से। उसी तरह विंग्स कल्चरल सोसाइटी करके एक थिएटर ग्रुप है, उसके तारिक उसका निर्देशक है। वो भी हर साल 1 या 2 नया प्रस्तुतियाँ चलते हैं और उर्दू एकेडमी वाले हर साल गिने चुने 10-15 नाटक को एक उत्सव के रूप में आप भी हर साल करते हैं। कोई भी आदमी जो सचमुच थिएटर का हमदर्द होता है और जो थिएटर को समझता है, वो ये जानता है कि ये एक ऐसी नदी होती है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। उसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्शन नहीं दे सकते। नाज़रीन, हमने देखा कि उर्दू ड्रामा अपने 160 बरसों के सफ़र में किस नशेब व फराज से गुज़रा। आज़ादी से कब्ल हिंदुस्तानी थिएटर का मतलब उर्दू थिएटर ही था और आज़ादी के बाद भी एक अरसे तक उर्दू ड्रामे ने ही हिंदुस्तानी ड्रामे की नुमाइंदगी की। सरकारी और गैर सरकारी दोनों सतह पर उर्दू ड्रामों ने नाज़रीन को महसूस करने के साथ साथ उनकी रहनुमाई की है और आज भी कर रहा है। गैर मुल्की ड्रामों में तंज़िया व मज़ाहिया ड्रामों के जितने अच्छे तर्जुमे उर्दू में हुए हैं, किसी दूसरी हिंदुस्तानी ज़बान में देखने को नहीं मिलते। दरमियान में कुछ दिनों का वक्फ़ा उर्दू ड्रामों में ज़रूर आया, लेकिन इसके बाद एक बार फिर संभाला लिया और अब सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी ड्रामा फेस्टिवल उर्दू ड्रामे के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। नाज़रीन, आपने उर्दू थिएटर के सफ़र में हमारा भरपूर साथ दिया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। फ़िलहाल अपना सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।